करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्ग के। वर्ग किसकी? वर्ग की। वर्ग माने स्क्वायर। देखिए यार, ऐसी फिगर जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो, ऐसी फिगर जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो, स्क्वायर कहलाता है। ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए। इसका हर एक एंगल 90-90 डिग्री का होता है। आपने कहा ठीक है सर, सारी साइडें बराबर होती है, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके डायगोनल की लेंथ भी आपस में बराबर होती है। इसके डायगोनल की लेंथ भी मेरे बच्चों आपस में बराबर होती है। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भी होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, चारों टुकड़े बराबर होते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। ये चारों एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45, ये 45, ये भी 45, ये 45, ये भी 45। यानी वर्ग में हर चीज सेट है। वर्ग में हर चीज सेट है, यानी बराबर तो होंगे डायगोनल, 90 पे भी काटेंगे, चार इक्वल एरिया में बांटेंगे, साथ के साथ ये वाला एंगल बाइसेक्टर होते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों एंगल बाइसेक्टर होते हैं। अब धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की समझनी शुरू करते हैं। क्या कि हर एक एंगल 90-90 डिग्री होता है, दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब कह रहा है कि अगर हम किसी स्क्वायर की सभी एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो फिगर बनेगी वो भी वर्ग ही बनेगा। ध्यान देना, यानी अगर ये कोई वर्ग है और अगर मेरे बच्चों हम इसके मिड पॉइंट को मिला दें सबको, तो ये भी जो फिगर बनी ये भी मेरे प्यारे बच्चों वर्ग ही बनेगा। ध्यान देना, ये भी कुछ और नहीं, स्क्वायर ही बनेगा। ये लास्ट पॉइंट इसने एक्सप्लेन किया, तीनों बिंदु आपको समझ में आ गए। अब कॉन्सेप्ट का अगला हिस्सा पढ़ते हैं इसी में। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक वर्ग को हम एक रोम्बस कहते हैं, बट हर रोम्बस को स्क्वायर नहीं कहते। इस पॉइंट को छोड़ दो, रोम्बस समझाऊंगा तब पता चल जाएगा। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों भुजा का वर्ग, है ना, साइड का स्क्वायर होता है। साथ में अगर आपको डायगोनल दे रखा हो तो एरिया जो है वो डायगोनल के वर्ग का आधा भी होता है। यानी अगर स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है तो उसका वर्ग का आधा भी होता है एरिया। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल होगा √2a। तो ध्यान ये रखना बाबू कि इसका जो एरिया होगा ना वो √2a, यानी डायगोनल के स्क्वायर का आधा होगा। तो इसका वर्ग करोगे 2a स्क्वायर आएगा, बटे 2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या? भुजा का वर्ग, और भुजा क्या है? a, तो a स्क्वायर आ गया। हाँ है ना। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर है तो इसका क्या होगा? a स्क्वायर का आधा, a स्क्वायर बाई 2। इसका भी क्या होगा? a स्क्वायर का आधा। आइए भाई आगे, ये मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी बनाएंगे और चारों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। आ गया ये। मैंने ये भी बताया कि भाई चार इक्वल एरिया में स्क्वायर को बांट देंगे। ऊना जहांगीर जी, जय श्री राधे बेटा। आइए, इसके जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वो भी मैंने समझा दिया। एक एक छोटी छोटी बातें लिख के चलनी, समझ के चलनी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे रेक्टेंगल में कहानियां घुमाई थी आपको याद होगा, वैसे ही इसके अंदर भी कहानियां हैं। क्या कि कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। यू कैन टेक एनी पॉइंट। अब इस बात को ध्यान की, बिंदु कहीं पे भी होगा ना, यहां पे भी होगा, तो भी अपोजिट एरिया का जो सम होगा वो बराबर हो ना, उनका जो प्रोडक्ट है, सॉरी माफ करना, सम जो है वो बराबर होगा। ये कहीं पे भी हो, ये बिंदु ध्यान रखना, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, देयर इज नो चेंज। बस ध्यान ये रख लेना क्या कि भैया इसका एरिया जमा इसका एरिया बराबर होगा, ये एरिया जमा ये वाला एरिया। वही सेम रेक्टेंगल वाला ही पोर्शन चलना है, सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। क्या इसकी जरूरत नहीं है समझने के लिए। जैसे रेक्टेंगल में समझाया कि किसी भी बिंदु पे आके इनके किसी भी पॉइंट से इनके वर्टेक्स को मिलाओगे, जैसे इस बिंदु से इनके शीर्षों को मिलाया, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। जो रेक्टेंगल में पड़ा वही सेम कहानी आपको यहां पढ़नी। ये मैंने बता दिया भाई, मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो भी वर्ग बनेगा। हाँ है ना। अब बड़ी चीज जो समझने की है वो ये कि अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कोई वर्ग है, अगर कोई वर्ग है, ठीक है जी, और अगर मैं इसकी सारी साइडों के मिड पॉइंट को मिला के एक वर्ग बना रहा हूं, यानी सारी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये जो फिगर बनी ये भी वर्ग बनी। अब मोटी और बड़ी बात ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट है जो कि देगा ही देगा, तो आप ये समझ लेना कि अगर मैं इस भुजा की लेंथ 1 मान लूं तो ये वाली भुजा की लेंथ भी क्या होगी? 1। और चूंकि ये भी, ये साइड 2 है तो ये साइड भी 2 होगी, तो ये लेंथ भी 1 होगी क्योंकि है तो मिड पॉइंट। ये 1 है, ये 1 है, तो ये लेंथ क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से √2 आएगी। और इस वाले वर्ग की भुजा कितनी है? तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, जो मुझे समझाना है यहां पे वो ये, क्या अच्छी तरीके से मेरी बात सुनिएगा, कि ओरिजिनल स्क्वायर की पहले वाले वर्ग की, फर्स्ट वाले की अगर साइड की लेंथ 2 है तो उसके सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो उसकी लेंथ मेरे बच्चे √2 होगी। जैसे इसकी साइड की लेंथ 2 थी तो इसकी साइड की लेंथ √2 आई। हाँ है ना, ये साइड की लेंथ का रेशियो है।
इस साइड की लेंथ का रेशियो मेरे प्यारे। ऐसे ही मैं एक और वर्ग बना लूं जो इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के बनाए, मतलब ठीक से बनाओगे तो बन जाएगा ना, ठीक से बनाओगे मेरे बच्चे तो बन जाएगा। तो मैं अगर इसकी साइड का रिलेशन आपसे पूछूं, इसकी साइड का रिलेशन अगर आपसे पूछूं, तो सेम वही रिलेशन आएगा 1:√2, 1:√2। जो तीसरा वर्ग बनेगा, तीसरा वर्ग बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आएगा 1/1। यहां तीसरे वर्ग की भुजा आएगी 1। ऐसे अगर एक और चौथा वर्ग बना दिया जाए तो उसकी भुजा हो जाएगी 1/√2, और बना दोगे तो इसी तरह से, यानी 1/√2 1/√2 सभी में भाग होता चला जा रहा है √2 से। और अगर ऐसे में इनके एरिया का रेशियो मैं आपसे पूछूं, तो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, 1/2, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एरिया आधा होता चला जा रहा है। साइड की लेंथ 1/√2 टाइम्स होती जा रही है, तो एरिया 1/2 टाइम्स होता चला जा रहा है। इस बात को थोड़ा थोड़ा सा महसूस करिए, समझने की कोशिश करिए। अगली चीज, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। वो ये, मेरे बच्चे अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस वर्ग की भुजा 2 ले रहा हूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस वर्ग की भुजा 2 ले रहा हूं, तो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा मेरे बाबू, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, व्यास कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 ही होगा सर, वर्ग की भुजा 2 है तो ये भी 2 ही होगा, यानी जो डायमीटर होगा वो 2 ही होगा। तो जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 1 होगी। बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लीजिए बात आपकी यहां तक की। अब मैंने आपको ये कहा कि यार मैं एक नया वर्ग बनाना चाह रहा हूं, लेकिन जो वर्ग बनेगा वो इनकी सारी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के बनेगा। अब इस बात को भी नोटिस करना, बहुत बार शैतानी करेगा, वो वर्ग ऐसे बना के दे देगा, ऐसे बना के दे देगा, ऐसे बना के दे देगा, कैसे भी बना लेगा ना, तो वो वर्ग इसी के अंदर बनेगा। तो आप अपने दिमाग से यही मान के चलना कि सारे मिड पॉइंट पे ही बन रहे हैं। भैया सारे का सारा मिड पॉइंट पे ही तो बन रहा है मेरे बच्चे, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता समझने में। वो बहुत बार यहां बना के दे देगा वर्ग, और फिर कहेगा कि इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर की साइड के बीच में रिलेशन बताइए। आप पागल हो जाएंगे, पागल नहीं होना है, समझते चलना, ये कहीं पे भी बने मतलब इसका वही रहना। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि भाई इस वाले वर्ग की भुजा 2 थी तो इस वाले वर्ग की भुजा कितनी थी? √2। आपने कहा तो इसका जो डायमीटर बना सर्कल का, उसकी लेंथ भी क्या होगी? √2। इसकी लेंथ भी क्या होगी? √2। आपने कहा और डायमीटर √2 है तो रेडियस क्या होती? आधी। तो 2 से काटेंगे तो आएगा 1/√2, 1/√2। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस का भी रिलेशन जो आएगा ना वो वही आएगा जो साइड में रेशियो था। साइड में भी √2 से भाग देते चले जा रहे थे बड़े से छोटे पे जाते जाते, तो रेडियस में भी सबको √2 से भाग देते चले जाओ। अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस 10 है तो छोटे वाले की 10/√2 होगी, उससे छोटे वाले की और √2 से भाग दोगे इसे तो हो जाएगी 2, और भाग दोगे तो हो जाएगी 1/2√2, यानी 1/√2 का मल्टीपल चलता रहेगा साइड और रेडियस में। और चूंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में चलता रहेगा। ऐसे अगर वो कहे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, तो भी सेम रिलेशन आएगा। ये 1 है तो अगला एरिया आधा हो जाएगा, अगला एरिया 1/4 हो जाएगा, उससे अगला एरिया 1/8 हो जाएगा। मोटी बात ये कि मेरे प्यारे बच्चों एरिया हमेशा ही आधा होता रहेगा, जबकि जो साइड और रेडियस है वो 1/√2 टाइम्स होती रहेगी हमेशा। आराम से पहले इतनी बात को समझिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि मिड पॉइंट नहीं दिखा के आपको यहां से बना देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी जाए बात वही होनी। क्लियर है मेरे बच्चे? ये मेरे को समझाना था, पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे कि अगर कोई सर्कल हो, एक सेकंड, अगर ये मेरे प्यारे बच्चों कोई वर्ग है, अगर इस वर्ग के अंदर सर्कल खींचे और बाहर सर्कल खींचे तो इनकी रेडियस में रिलेशन क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो तय है कि अगर इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, सोच के चलना 2 सेंटीमीटर है, तो इस अंदर वाले सर्कल का डायमीटर भी 2 ही होगा, और अगर डायमीटर 2 होगा तो रेडियस भी 2 ही ना, रेडियस 1 हो जाएगी, तो अंदर वाले की रेडियस हो गई 1। अब मेरे बच्चों मुझे बताना, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हैं? सब बिल्कुल निकल जाएगा। अगर ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, तो ये वाली लेंथ क्या आएगी? 2√2। बिल्कुल ठीक है। अगर ये मेरे बच्चे मेरी लेंथ 2√2 है, तो ये बताना जो बाहर वाला सर्कल बना, इस सर्कल का डायमीटर ही तो हुआ 2√2। आपने कहा तो बाहर वाले सर्कल का डायमीटर अगर 2√2 है तो उसकी रेडियस क्या होगी? इसकी आधी, आधी करेंगे तो क्या आएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े सर्कल की रेडियस और छोटे सर्कल की रेडियस का रेशियो भी √2:1 होगा, जो मैं यहां समझा चुका हूं आपको, यहां समझा चुका हूं कि रेडियस भी बड़े से छोटे पे जाओगे तो √2 से घटती चली जाएगी, यानी √2 से भाग होती चली जाएगी। आइए मेरे बच्चे सवाल पे चलते हैं। तो यहां पे ये समझ में आ गया होगा आपको कि भैया सर्कम रेडियस जो होगी वो डायगोनल की आधी होगी, जबकि इन सर्कल रेडियस जो होगी वो साइड की आधी होगी। आइए मेरे बच्चे सवाल पे आते हैं। छोटे छोटे, छोटे छोटे, आइए भाई सवाल में कह रहा है जय भीम जी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a+b। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई वर्ग है ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। इस वर्ग में जो डायगोनल है
उस डायगोनल की लेंथ दे रखी है ए प्लस बी, इस स्क्वायर का नाम है ए। अब सवाल में कह रहा है एक और विकर्ण है, नहीं वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अब सवाल में ये कह रहा है एक और सर्कल है ना, एक और स्क्वायर है और इसका कलर कर देते हैं येलो कलर, ध्यान दें। कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज दिस यूनिट, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हुज एरिया इज द ट्वाइस ऑफ एरिया बी। डायगोनल को मारो गोली, पहले बताओ सवाल में कह रहा है कि भाई इसका जो एरिया है ना वो इसके एरिया का डबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब एरिया का फार्मूला डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल का वर्ग बटे 2 होता है, डायगोनल का वर्ग बटे 2 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी इसका एरिया आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, डायगोनल है ए प्लस बी का वर्ग बटे 2। और कह रहा है इस वाले स्क्वायर का जो एरिया है, इस वाले स्क्वायर का जो मेरे प्यारे बच्चों एरिया है वो इस वाले एरिया का जस्ट डबल है, इसका डबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 2 का डबल है, 2 से 2 हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ए प्लस बी का वर्ग है, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए प्लस बी का वर्ग है। आपने कहा जी ठीक है, पहले आराम से इतनी बात समझिए फिर मैं आगे की कहानी समझाऊंगा। अगर मेरे बच्चे आप इतनी बात समझते हैं तो अब आगे आइए, भाई आपको इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया, बिल्कुल मिल गया साहब। ये बी वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। अब आते हैं आगे की कहानी पे। क्या मेरे प्यारे बच्चों अगर इस वर्ग का डायगोनल, अगर इस वर्ग का विकर्ण कैपिटल डी है, कैपिटल डी है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डायगोनल का वर्ग करना है और बटे 2 करना है, डायगोनल का वर्ग करना बटे 2 करना है, ये मेरे प्यारे बच्चों इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। और इस वर्ग का एरिया कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डायगोनल स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे चाहिए डायगोनल, तो डायगोनल निकल के आ जाएगा कितना सर, √2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने कहा ना ए प्लस बी, बाकी इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी बात समझ लो। आपने कहा जी ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक नया वर्ग बनाया मेरे प्यारे बच्चों। जो नया वर्ग बनाया है ना वो हमने इस साइड पे बेस लेते हुए बनाया। अब इसे लेते हुए मेरे बच्चों हमने एक नया वर्ग बना दिया। ये हमने नया वर्ग बना दिया मेरे। आपने कहा जी ठीक है। इस वर्ग की भुजा कितनी मेरे बच्चे, डी। अगर इस वर्ग की भुजा डी है तो सवाल में कह रहे इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्योंकि जो ओरिजिनल ये बी वाला वर्ग था इसका जो डायगोनल था उसको साइड मानते हुए इस पे वर्ग खींचा। आपने कहा ठीक है सर। तो भैया इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस वाले वर्ग का जो एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कह रहा भाई एक वर्ग का परिमाप 64 है, अगर पेरीमीटर 64 है तो साइड निकालनी 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है तो साइड आगे 16। एरिया क्या होता है साइड का वर्ग, तो 16 का वर्ग 256। देखिए मेरे भाई एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल इतना है, कहता है एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया है, यानी अगर वर्ग की भुजा, अरे मान जा भाई, वर्ग की भुजा एस है तो इसका एरिया होगा एस स्क्वायर और वो बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 1764। बहुत बढ़िया भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर साइड स्क्वायर बराबर इतना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आएगा 42। भाई 42 का वर्ग 1764 होता है। हमने कहा सेट है मामला सर, मान ली बात। तो भैया वर्ग की जो भुजा है वो है 42। अब सवाल में अगली लाइन में कह रहे एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/6। कहते हैं ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है इसका 1/6 गुना है, तो 42 का 1/6 गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 7। चौड़ाई है 7, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, चौड़ाई 7 है तो लंबाई है 7 चौक 28। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है जी आपने कहानी निकाल दी, बहुत बढ़िया किया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 28 गुना 7 आएगा। बहुत बढ़िया, इतना एरिया है। अब कहता है 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्क्वायर को समतल करने की लागत बताई। तो ये आया एरिया, 1 वर्ग मीटर में खर्चा 30 रुपए है तो इसका खर्चा कितना हुआ, गुना करेंगे। देखिए भाई अब मुझे ऑप्शन से जाना है तो मेरे को कोशिश करनी चाहिए कि 3 से भाग होने वाला हो और आखिरी में 0, क्योंकि 0 तो रहेगी। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर नहीं होगा, 0 इन दोनों में, लेकिन 3 से भाग होना चाहिए। दिक्कत क्या, 8 8 16 और 5 21 दोनों ही 3 से भाग हो रहे हैं, तो 3 से चेक नहीं करो, फिर चेक करो मेरे प्यारे बच्चों किससे, 4 से भी दोनों भाग हो रहे हैं, 7 से चेक करके देखते हैं। देखो यार 7 चौक 28, 7 दूनी 74, सिक्कम 7 से भाग हो रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी मत करो यार, आसानी से हो जाएगा। कैसे, 7 21 210, समझो 210 को 28 की जगह 30 से भी करते तो 6300 के आसपास आंसर आता है, ये तो है नहीं, तो बचा क्या, यहां से अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए या गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया एक वर्ग है, ये कोई वर्ग है। सवाल में कह रहा है जी ये जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई आपको दे दे रहे हैं, मान ली बात, इसकी साइड की लेंथ 3 मीटर है। कहता है इसे त्रिभुज बनाने के लिए इसे विकर्ण के अनुरूप मोड़ा जाता है। यह है इसका डायगोनल, ये है मेरे प्यारे बच्चों इसका डायगोनल। आपने मान तो ली सर जी बात आपकी, ये इसका डायगोनल है। तो कहता है इन साइडों को, ये वाली जो साइड है मेरे बच्चे, ये जो साइड है, यहां से हमने ये साइड पकड़ी और मोड़ते 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 हम यहां लिया, इसके ऊपर लाके चिपका दे। तो कह रहा है कि भैया इस ट्रायंगल की क्या बताओ त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी यहां से ये वाली जो वैल्यू डालेंगे इसके ऊपर, तो ये लेंथ आपने बतानी क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल पूछा, मुझे सबसे पहले बताओ पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहेंगे साइड 3 है तो 3 का वर्ग 9। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा डॉटेड वाली का सर? आधा। समझते हैं ना बात को भाई, ये तो मोड़ दिया ना वर्ग तो बीच से, तो ऐसा बन गया, तो एरिया आ गया 9/2। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो बेस 3 है, ये 3 है, तो डायगोनल होता है √2a, यानी 3√2 होगा डायगोनल। हाइट मान लेते हैं h, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हो गया 3√2 और हाइट हो गई h। अब मेरे भाई 2 से 2 काटा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो आंसर आया 3/√2। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आया h इक्वल टू 3/√2 है। आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों हाइट का वो 3/√2 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई एरिया दे रखा है 7200 वर्ग मीटर, मान लेते हैं। तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो वो है 7200। अब साइड निकालनी है तो रूट करेंगे इसका। जब रूट करेंगे मेरे बच्चे तो इसे लिखो क्या, इसे लिखो ऐसा कि 7200 को लिखो 36 गुना 100 और गुना 2। आपने कहा सेट है सर मामला, 36 का वर्गमूल 6 आया, 100 का वर्गमूल 10 आया, तो साइड आ गई 60√2। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कह रहा हूं भाई डायगोनल बताओ, तो डायगोनल क्या होता है √2a, ए माने साइड, तो आप कहेंगे √2 साइड की लेंथ है 60√2, तो आंसर आ जाएगा 120। या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई एरिया होता है डायगोनल का वर्ग बटे 2 और ये है 7200। हाँ जी, तो डायगोनल का स्क्वायर क्या है 72 दूनी 144, 14400, तो डायगोनल कितना आया 120। दिस इज माय डियर स्टूडेंट, टीच योर राइट आंसर। हाँ जी, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई बताइए, मतलब भुजा बताइए। तो हमें ये सोचना है कि भाई 16x² प्लस 8x प्लस 1 ये किसी भुजा का वर्ग होगा, तभी तो एरिया आएगा। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है सर? तो साहब ये बन रहा है 4x जमा 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो साइड की जो लेंथ आएगी वो आएगी 4x प्लस 1। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। करिए मेरे भाई। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए मेरी बात पे, समझिए सवाल को। सवाल में क्या करा है, कह रहा था बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√2। कहता है एक वर्ग है और उस वर्ग का विकर्ण है 7√2। कहता था बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, कहता है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों वर्ग सवाल ने दिया हुआ है, वर्ग कितना देखा भैया, वर्ग की लेंथ है 7 ना, वर्ग का डायगोनल है 7√2। अगर डायगोनल 7√2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तय हुई कि साइड होगी 7, क्योंकि 1 थी, साइड होगी 7। अब कह रहा है कि ट्रायंगल है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज दिस। कहता है एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का जो बेस है वो इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, यानी 7 चौक 28 इसका पेरीमीटर हुआ। तो कह रहा है जो ट्रायंगल का जो बेस है वो 28 मीटर का है, 28 सेंटीमीटर का है। एंड हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, और कहता है वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर उसकी ऊंचाई है। तो स्क्वायर भुज ना सॉरी गलत बोला। और कहता है उस त्रिभुज की जो लंबाई है ऊंचाई है वो बेसिकली एक वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। तो कोई एक और वर्ग होगा, इसकी साइड एस मान लेते हैं, तो इसका एरिया हुआ क्या एस स्क्वायर, ये बराबर 169 के, तो एस की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 13। तो कहता है हाइट जो है वो इसके बराबर है। तो सवाल में कह रहा होगा ट्रायंगल के एरिया निकालिए, तो हाफ बेस हो गया मेरे बच्चे 28 और हाइट हो गई 13। 2 से काटा 14, 14 गुना 13 करेंगे, 13 चौको 52 और 13 एकम 13 और 5 18, तो आंसर आया 182। मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। देखिए भाई सवाल में कह रहा है ए स्क्वायर पार्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, if the perimeter of these rectangle is 39 मीटर, then what will be the perimeter of the square park। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भैया ये कोई स्क्वायर पार्क है, ये कोई स्क्वायर पार्क है, ये कोई वर्गाकार पार्क है, ठीक है जी, वर्गाकार पार्क है। कहता है हमने क्या किया,
इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, दो हिस्सों में काट दिया। तो दो रेक्टेंगल बन गई भाई, एक रेक्टेंगल ये वाली हो गई, एक रेक्टेंगल ये वाली हो गई, बिल्कुल ठीक है। और कहते हैं इन रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 39 मीटर है। तो रेक्टेंगल की ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रेड्थ होगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताना बड़ी समझ के, कि अगर हमने वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले दो आयतों में विभाजित किया है, तो ये वर्ग था तो ये लेंथ भी एल होगी, और दो बराबर हिस्सों में काटा है तो ये वाली लेंथ आ जाएगी L/2। आपने कहा ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, यदि इन आयतों में से प्रत्येक का परिमाप, तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ L है, ब्रेड्थ हो गई L/2। कहता है ये जो पेरीमीटर है ये 39 है। बहुत सुंदर भाई। 2 इन्हें जोड़ेंगे तो 2L और L 3L/2। 2 से बाबू 2 गया, ये आया 39, काट पीट मचाओगे 13 3 39, तो लेंथ आएगी 13। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है ये है 13, तो वर्ग की वाली भुजा भी 13 होगी। तो सवाल में कह रहा है वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे कह रहे हैं पूरे पार्क का परिमाप, तो वो होगा मेरे बच्चे 4a, और साइड की लेंथ है 13, तो 13 चौको 52। तो ये जो लेंथ होगी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वो होगी 52 मीटर। लेंथ होगी 52 मीटर। करिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। कहता है भाई एक वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी ठीक है ये वर्ग है। कहता है इस वर्ग का जो विकर्ण है, इस वर्ग का मेरे प्यारे बच्चों जो डायगोनल है, सवाल में कह रहा है कि इस वर्ग का जो डायगोनल है वो जिसका, ठीक है, कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 12। कहता है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको याद होगा, आपने फार्मूला पढ़ा था कि डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ये 12 है। तो यहां से डी स्क्वायर आएगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 12 दूनी 24 आई। आपने कहा ठीक है। अब कहता है कि भाई डायगोनल का वर्ग आ गया 24, तो डायगोनल की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, √24। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो इसके डायगोनल के बराबर है। ये सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो डायगोनल के बराबर है। तो कहता है सर्कल का एरिया बताओ, तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है डी, तो पाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 24 है, तो आंसर होगा 24 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा होगा 24 पाई। सही उत्तर जो होगा वो कितना होगा 24 पाई। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं तार को 169 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। कहते हैं वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ एरिया दिस। तो जो स्क्वायर बनाना है हमने, उस स्क्वायर की साइड अगर एस है तो एरिया होगा एस स्क्वायर, और वो है मेरे बच्चे 169। इसका मतलब स्क्वायर की साइड एक्चुअल में आएगी 13, और अगर मेरे प्यारे बच्चों वर्ग की भुजा 13 है तो ये साइड भी 13 होगी, ये साइड भी 13 होगी, ये साइड भी 13 होगी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कहता है द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल। कहता है कि इसी तार को, जो ये तार से वर्ग बनाए, इसी को दोबारा से घुमा के एक सर्कल बनाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आप कहेंगे पेरीमीटर होता है साइड का 4 गुना, तो 13 का 4 गुना 52। यानी मेरे प्यारे बच्चों 52 मीटर तार था हमारे पास, उस 52 मीटर से हमने यूं किया यूं किया यूं किया यूं किया एक वर्ग बनाया। अब कहता है इस 52 मीटर तार से ही हमने एक सर्कल बनाया, तो ये मान लीजिए सर्कल बन गया। अब सर्कल बन गया तो आप मुझे बताइए कि इस सर्कल की रेडियस r है, तो तार तो यहां से लेके यहां तक आया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो जो तार यहां से यहां तक आया है तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस हुई, और सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r। पाई का मतलब 22/7, r का मतलब r, या यूं करो ना 2 पाई r ही लिखो सिर्फ। आपने कहा जी ओके, और ये है 52, तो 2 से काटा 26 आया, तो r की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो 26/पाई आई। पहले इतनी बात ध्यान से समझिए फिर आगे बढ़े। अब कह रहा है सवाल में, और इसको भी सोल्व करना चाहें तो आप सोल्व कर दीजिए। 26 पाई का मान होगा मेरे बच्चे 22/7, तो 7 पलट के ऊपर, 2 11 22 और 2 13 26, तो यह 13 7 91/11। अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई इस सर्कल का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। इस सर्कल का मेरे प्यारे बच्चों क्या निकाल के बताइए, एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। क्या निकाल के बताइए, एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। तो जब एरिया निकालोगे तो सर्कल का एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं पाई आर इंटू आर। आपने कहा ठीक है। अब एक बात बताना, 2 से काटने के बाद पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई थी 26, तो पाई आर की वैल्यू आई थी 26, और आर की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 91/11। अब दिक्कत यह है कि हमसे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पूछने जा रहा है क्या होगा। अब ये तो तय है कि 11 को इससे काटोगे तो 11 9 99, 11 88 यानी 8 पॉइंट समथिंग होगा, और 26 को 8 से गुना करेंगे तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, या तो ये होगा अप्रोक्सीमेट में या ये होगा अप्रोक्सीमेट में। आपने कहा ये बात भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, मुझे देखना है कि भैया 26 गुना 91/11 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है, मुझे ये देखना है।
हाँ जी। अब मेरे बच्चे बताओ 11/8 88 और 11/9 99 ये आंसर किसके नजदीक आएगा? तो आप कहेंगे लगभग 8 के नजदीक है। 9 के नजदीक नहीं, 8 के नजदीक है। तो 26 से गुना करेंगे तो 8 सिंह 48 है ना, और 8 दूनी 16 और 4 20, 208। यही है ना, 8 सिंह 48, 8 दूनी 16 4 20। यानी मेरा जो आंसर होगा ना वो 208 से बड़ा होगा, लेकिन 208 के नजदीक वाला ढूंढना है। ये बहुत बड़ा चला जाएगा, ये दोनों तो है नहीं, तो आंसर आएगा 215। क्या होगा आंसर? 215। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा मैंने एक चीज समझाई कि अगर कोई वर्ग है, ये ओरिजिनल वर्ग है पहले वाला, अब मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, तो मिड पॉइंट को मिला के जो दूसरा बना, मेरे प्यारे बच्चों इनकी साइड्स हो या रेडियस हो, इनकी लेंथ का रेशियो हमेशा ही 1/√, यानी अगर पहले वाली √2 होगी तो अगले वाली 1 होगी। बिल्कुल ठीक है। और मुझे पता करना है इनके एरिया का रेशियो, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया का रेशियो क्या बताया था? आधा होगा। ये 1/√2 टाइम्स होगा, एरिया आधा होगा, यानी 2 होगा तो एरिया 1 होगा। यानी बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल 2 है तो छोटे वाले का 1 होगा। तो सवाल में कह रहा है बड़े वाले का क्षेत्रफल S है, तो ये वैल्यू आ गई 2, और छोटे वाले का एरिया जो मिड पॉइंट से बना वो 1 है, तो 1/2 आएगा 0.5। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। कहता है कोई तार 33 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। कहता है एक तार है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में, और ये तार जो है ये 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार वर्ग के आकार में। यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है, कहता है इसी तार को अगर हम सर्कल बना दे, इसी तार को मेरे प्यारे बच्चों मोड़ के सर्कल बना दे, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये बताइए, सर्कल के इसका स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या हुआ? तो आप कहेंगे 33 × 4। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है इसी तार को निकाला, सीधा किया, और फिर एक सर्कल की शेप दे दी, तो सर्कल की रेडियस बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसकी रेडियस r है तो तार तो यही वाला है जो बाहर नागिन की तरह लिपटा हुआ है, तो ये इसका पेरीमीटर हुआ। पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस 2πr, है ना। तो 2π की वैल्यू 22/7 मेरे भाई, और r हमें निकालना है, और ये वैल्यू है 33 × 4। देखिए 2 से 2 गया, फिर 2 बचा, इससे 11 आया, 11 से 3 आया, तो रेडियस आ गई 7 × 21 सेंटीमीटर। तो सर्कल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा था लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। कहता है भैया एक रेक्टेंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मान लीजिए रेक्टेंगल, और ये है आपका सर्कल। हाँ, ये है मेरे भाई सर्कल आपका, ठीक है साहब। सवाल में कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो सर्कल की रेडियस का 3/5 है। सर्कल की रेडियस अगर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, यानी रेडियस अगर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी रेक्टेंगल की लेंथ होगी 3। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल नहीं है रेडियस, ये रेशियो रखा है कि अगर ये रेडियस 5 होगी तो ये रेडियस 3 होगी। अब कह रहा है कि ये जो रेडियस है ये एक ऐसे स्क्वायर के बराबर है जिसका एरिया 6400 वर्ग मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर स्क्वायर की साइड एस है तो उसका एरिया एस स्क्वायर होगा, ये 6400 है, तो इसका मतलब साइड की जो लेंथ आएगी वो 80 आएगी। बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे बच्चे वर्ग की भुजा 80 है तो सर्कल की रेडियस भी 80 होगी, तो 5 यूनिट अगर 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 3 यूनिट की वैल्यू 48। तो मतलब ये वाली लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 48, और सर्कल की रेडियस एक्चुअल में है 80। यदि आयत की चौड़ाई 20 हो, कहता है चौड़ाई 20 है तो है तरीका एरिया बताओ, तो 48 × 20 मेरा आंसर होगा भाई। 48 दूनी होता है 96, 960 मेरा आंसर होगा। तो कह रहा है रेक्टेंगल का एरिया बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 960। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं स्क्वायर पार्क हैज एरिया ऑफ दिस वर्ग मीटर। कहते हैं एक वर्ग है, एक वर्गाकार पार्क है जिसका एरिया दे रखा है 4356 वर्ग मीटर। टेकिंग इट्स वन राउंड इज सेम एज टेकिंग वन राउंड ऑफ अनदर सर्कुलर पार्क। कहता है इसका एक चक्कर लगाने का मतलब है, इसका स्क्वायर पार्क का एक चक्कर लगाने का मतलब है कि एक सर्कल का चक्कर लगा दिया। कहता है जितना इसका एक चक्कर लगाने में वक्त लगेगा या जितना दूरी चलनी होगी उतना ही सर्कल का एक चक्कर पार करने में दूरी चलेगी लगेगी। तो सवाल में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। तो कहता है सर्कुलर पार्क का एरिया बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, अगर वर्ग की भुजा एस है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर दे रखा है 4356। बहुत बढ़िया जी, 4356। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों 4356 का वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल माफ करिए, वर्गमूल मैं गलत बोल रहा हूँ, 4356 का वर्गमूल निकालते हैं। तो ये बताइए 6 का किस में आता है सर? या तो 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा, या 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा। यूनिट डिजिट आ गया, ये 2 डिजिट काट दो। अब मेरे प्यारे बच्चों 43 देखिए किसके वर्ग के बीच में आता है सर? 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, यानी 6 पे आता है, 6 और 7 पे, 6 और 7 पे आता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि इसे ढूंढे कैसे, आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता रखी है।
तो वहां आपको ये चीज समझाई कि भाई ढूंढे कैसे कैसे। तो हमें क्या करना है, 6 से अगला नंबर लिया 7, 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करना, कितना आया साहब 42। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 42 से छोटा है तो ये वर्ग होगा 64 का, और अगर ये 42 से बड़ा है तो वर्ग होगा 66 का। और इत्तेफाक की बात है 42 की जगह 43 मतलब बड़ा है, तो इसका मतलब 66 का वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका वर्गमूल है 66, इसका मतलब इसकी एक साइड की लेंथ 66 है, तो पेरीमीटर निकाल देंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। पेरीमीटर होगा क्या सर, इसका 66 गुना 4, बहुत बढ़िया साहब। सर्कल की रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, आर, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर। यहां से मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे, 22 दिया आएगा 66, 2 दूनी आएगा 4, तो रेडियस आएगी 3 दूनी 6 7 है 42। कह रहा जी सर्कल का एरिया बता दो क्या होगा। मेरे बच्चे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 42 गुना 42। अब देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले तो कटी जाएगा 7×42। अब हमें एक काम करना है, क्या काम करना है सर, एक काम तो हम पकड़ सकते हैं यूनिट डिजिट से। कैसे कि साहब 2×6 = 12 आया कितना, 2 2 दूनी 4, यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, केवल इसका ही है मेरा आंसर। दूसरा काम हम कर सकते हैं डिजिटल सम के थ्रू, हाँ है ना। तीसरा काम हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, लेकिन यूनिट डिजिट बढ़ गया तो हमें जरूरत ही नहीं फिर ज्यादा जाने की। ये मेरे बच्चे परसेंटेज में पढ़ा होगा आपने, सवाल में कह रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ जाए तो मेरे बच्चों 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी अगर वर्ग की भुजा पहले 5 थी तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई 7। तो एरिया में क्या चेंज होना है भाई, तो एरिया होता है साहब साइड का स्क्वायर। तो 5 का 25 था एरिया पहले, तो अब 7 का 49 हो गया, 25 से 49 हो गया, कितना एरिया बढ़ा साहब 24। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 24 एरिया बढ़ा है किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 24 चौक 96, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 96% क्षेत्रफल में इंक्रीज हो, क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होगी। ये मेरा करेक्ट और राइट आंसर होगा। देखिए यार कति बेसिक सवाल है, कहता है एबीसीडी की भुजा 8 सेंटीमीटर है और बी जी एफ ई की भुजा मेरे प्यारे बच्चों बी ई एफ जी की भुजा है 6। तो ये साइड 6 ये 8 है, तो लेंथ कितनी आएगी 2, बिल्कुल ठीक है भाई। और मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ग है तो ये 8 है, तो ये वाली साइड भी 8 होगी। ये 8 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 है, तो ये साइड 2 होगी, और ये 8 होगी। आपने कहा साहब ठीक है। मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों पूरे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो भुजा 8 है तो 8 का वर्ग कितना हुआ 64, तो पूरे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हुआ 64, माइनस कर देते हैं भाई। इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2, 2 गुना 8, काटोगे तो आएगा इसका एरिया 8। ऐसे इसको भी कैलकुलेट करोगे तो इसका एरिया 8, इसका वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग 36। तो मेरे प्यारे बच्चों 36 और 8 44, 44 और 8 52, तो ये तीनों पोर्शन का एरिया आ गया 52। तो 64 में से 52 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बचा कितना 12। तो जो सैडेड पोर्शन है उसका एरिया आएगा 12, सैडेड पोर्शन उसका एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये तो तय है कि वर्ग की भुजा रखी 8, तो 8 का वर्ग होगा 64, और भैया डायगोनल 2 इक्वल एरिया में बांटेगा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा 32, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आ जाएगा 32, ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों 32 आ जाएगा। आपने कहा सेट है मामला सर, ये पूरा एरिया 32 है, यानी पी क्यू आर ट्रायंगल का जो एरिया है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का एरिया 32 है। हाँ जी, अब मैं ये कह रहा हूँ ये पूरा कोण 90 है, तो ये 60 है, तो ये वाला कोण क्या है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाली साइड एक्स है, ये वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी देर के लिए एक्स है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होता है। आप कहेंगे सर कुछ नहीं, ट्रायंगल पी क्यू ओ का जो एरिया होगा ना वो हाफ इंटू अगल बगल की साइड 8 गुना साइन 60 होगा, मतलब हाफ इंटू ये वाली साइड एक्स है, इंटू में साइन 60 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप कहें समझदार है साइन रूल का पता है तो साइन 60 की डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, √3/2 होगा। आपने कहा ठीक है। अब ऐसे ही ले लेते हैं मेरे बच्चे ट्रायंगल क्यू ओ आर को, क्यू ओ आर को, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये इंटू साइन 30, तो हाफ इंटू एक्स इंटू 8 गुना साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझिए ध्यान से, अब इसको मुझे सेटल करना ऊपर ले जाके, कैसे, हाफ कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी, और साथ में 1/2 गया, और ये वाला 2 भी कॉमन आ जाएगा, x/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा √3 केवल, और यहां बचेगा मेरे बच्चे 1, और ये आएगा 32। आपने कहा भाई ठीक है। अब सच बात यह कि हमें चाहिए ट्रायंगल किसका एरिया, पी क्यू ओ का, पी ओ क्यू का, इसका एरिया चाहिए, तो इसका होगा हाफ इंटू 8 इंटू एक्स इंटू साइन 60, तो इसका एरिया होना था हाफ इंटू 8 इंटू एक्स इंटू साइन 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब देखते हैं भाई कैसे निकाली जाए कहानी। तो देखो एक तो मुझे यहां हाफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फिर 8 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फिर मुझे एक्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
हाफ इंटू 8 इंटू एक्स, हाफ इंटू 8 इंटू एक्स, ये तो मुझे चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं आपसे कितनी होगी तो आप कहेंगे सर 32 ही रखो, दो ये पलट के ऊपर ले जाओ, 32 गुना 2 हो गया और बटे में ले आओ √3 = 1। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने वैल्यू पूछी हाफ इंटू 8 इंटू एक्स की, तो ये चीजें पलट के इधर आ गई। अब इसका भी अगर आप हर का परिमेयकरण कर दोगे तो √3 - 1 से ऊपर गुना √3 - 1 से नीचे गुना, तो ऊपर आया मेरे बच्चों 32 गुना 2 इंटू में √3 प्लस -1, तो ये प्लस बी इंटू माइनस बी, तो 3 में गया 2। अब मेरे बच्चे ये वैल्यू यहां रख देते हैं, इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं 32 गुना √3 - 1 और ये √3/2, 2 से काटा 16, 16 √3 को इससे करा मेरे बच्चे। वैसे तो मेरे हिसाब से शायद आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है 16, हाँ इसी फॉर्म में, कुछ नहीं करना, 16 यहीं रखिए। √3 को एक बार इससे करिए, एक बार इससे, √3 को √3 से क्या 3 और 3 √3 को 1 से क्या तो -√3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 गुना 3 - 8 √3, 16 गुना 3 - √3, 16 गुना 3 - √3, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग है, यानी ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 20 है, ये 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में इस नागिन के पैरेलल ये लाइन होगी, क्योंकि दोनों वर्ग है। तो ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो दो सिमिलर ट्रायंगल बन गई। कैसे बन गई सर? इस वजह से बन गई कि भाई छोटी ट्रायंगल की साइड हो गई 8 और पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड हो गई 20 और 8 28। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे 8 और 28 का रेशियो लोगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 अनुपात 7। तो इन लेंथ का रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 2:7 ही होगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी हर एक साइड की लेंथ का रेशियो 2 अनुपात 7 होगा, तो हर साइड की लेंथ का रेशियो 2:7 होगा। तो मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये लेंथ 2 यूनिट होगी तो ये वाली लेंथ 7 यूनिट होगी, जबकि ये 7 यूनिट नहीं 20 को रिप्रेजेंट कर रही थी। 1 यूनिट की वैल्यू 20/7, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 20/7, यानी ये वाली लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 40/7। अब आप शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो साइडेड पोर्शन है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का सूत्र हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 8 और मेरे बच्चे हाइट हो गई 40/7, 2 चौक 8, 40 दूनी 40 चौक 160/7। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, कहते हैं एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, इस वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप के बराबर है। तो भैया वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो वर्ग का पेरीमीटर कितना हुआ 12 गुना 4, और कहता है इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहा है रेक्टेंगल की लेंथ है 16, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज 16 है, तो 2 से काटोगे 2 आया, 12 दूनी 24, लेंथ 16 उधर जाके माइनस होगा तो ब्रेड्थ आ जाएगी 8। अब कहता है रेक्टेंगल का एरिया बताइए, तो रेक्टेंगल की लेंथ 16 है, ब्रेड्थ 8 है, 16 8 128 पढ़ना ही तो पढ़ना है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यार सवाल में कह रहा है एबीसीडी एक वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, एम ए बी का मध्य बिंदु है। कह रहा है जी एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, और एन बीसी का मिड पॉइंट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर मान लो अपनी तरफ से समझने के लिए, तो इसका मतलब ये भुजा भी 2 ही सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 2 ही सेंटीमीटर होगी, और ये मिड पॉइंट है तो ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब मेरे बच्चों में दो ट्रायंगलें आपको ले रहा हूं, मुझे ये बताना है दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 2 है। अगर ये 2 है पूरी साइड, ये 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी √5। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी साइड हो गई 1 2 √5। अब यहां आ जाइए मेरे बच्चे, ये वाली साइड है 1, बिल्कुल है जी, ये वाली साइड है 2, बिल्कुल है जी, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझेंगे कि दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अलग नहीं है। अब उसने पूछा कि भाई इनमें से कौन सी चीज बराबर होगी सबकी, तो भाई हमने देखा कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सी? एक की ये वाली ADM, ये 90 डिग्री है, ये 2 है, ये 1 है, ये √5 है, और एक ये 1 है N, ये है मेरे प्यारे बच्चों B, और ये है A। तो ये 1 है, ये 2 है, ये √5 होगी। आप वर्ग की भुजा अपनी तरफ से समझने के लिए कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान लिया। तो आपने देखा DM और AN आपस में बराबर है, DM और AN बराबर, और यही हिसाब से सवाल पूछा कि इनमें कौन सा रिलेशन इक्वल प्रूफ होगा। तो AN और MD तो इक्वल हो गया। पूछ रहा है OA और OM, OA और OM इनका कोई रिलेशन ऐसा है नहीं जिसको जाना पड़े। एक पूछ रहा है ADM और ANB, नहीं गलत है, AMD और वो भी गलत है। तो केवल और केवल बी ऑप्शन मेरे बच्चे करेक्ट होगा। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ABCD इज ए स्क्वायर, द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ। ये तो आप जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं वो बराबर हिस्सों में बढ़ते हैं सारे, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल बराबर भी होते हैं। लेट K एंड L बी द पॉइंट्स ऑन AB सच दैट AO इक्वल्स टू AK। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों कि AO की जो लेंथ है ना वो AK के बराबर है, और कहता है BO BL के बराबर है। थीटा की वैल्यू बतानी है आपने, क्या tan थीटा पूछा हुआ है। आइए मेरे बच्चे से बड़ा करके फिर समझाता हूं सवाल को, क्योंकि हल्की सी तो देखो कैलकुलेशन चाहिएगी।
देखिए पहली चीज तो ये कि ये भुजा हो या ये भुजा हो, दोनों बराबर ही होती है। दूसरी बात, हमें सवाल में उसने एक चीज कही, क्या उसने ये कहा कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है। मैंने कहा मान लेते हैं इस ट्रायंगल पे चर्चा करते हैं, इस वाले ट्रायंगल पे चर्चा करते हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके इसे भूल ही जाइए कि ये है सवाल में, समझिए है ही नहीं सवाल में। अगर ये नहीं है बेटा सवाल में, तो ये डायगोनल है स्क्वायर का, और डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये वाला एंगल तो होगा 45 डिग्री। ये तो तय है। आपने कहा ठीक है साहब, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है सवाल है, बिल्कुल गिवन कंडीशन है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 45 है, 180 में 45 गया 135 बचा। अब 135 को दो बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो 2 6 12 2 7 14 67.5 डिग्री है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा एंगल जो आया ना, ये 67.5 आया। यानी ए ओ के जो आया वो 67.5 आया। बहुत सुंदर। ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप इसको छोड़ के जब इसकी तरफ आएंगे, इस वाली ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में, तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 67.5 होगा, ये भी 67.5 होगा। तो अगेन ये वाला एंगल भी 67.5 आएगा। यानी समझने की बात यह है कि BOL ये भी 67.5 ही होगा। ठीक है जी। जो समझदार होगा वो इस सवाल को ऐसे देखेगा कि देखो सर, ये एंगल है थीटा, ये वाला कोण मैं एक्स ले लूं और इस वाले कोण को मैं वाई ले लूं। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब ये बताओ कि AOK भी एक्स प्लस थीटा है, एक्स प्लस थीटा है, और BOL भी वही एंगल है, वाई प्लस थीटा। और सवाल में कह रहे दोनों एंगल बराबर है। आपने देखा ना, ये भी इतना ही आया, ये भी इतना है। जब सोल्व करोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, इसका मतलब एक्स बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। भाई एक्स और वाई मेरे प्यारे बच्चों तीनों आपस में ना, एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए यार, एक चीज तो ये समझनी है कि भाई ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप ये सब नहीं करना चाह रहे हैं तो एक और आसान तरीके से बताता हूं। आपने ये चीज नोटिस करी थी कि सर ये दोनों साइडें बराबर आई थी, ये 45 था तो ये वाला एंगल था 67.5, ये वाला एंगल है मेरे प्यारे बच्चों 67.5। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले वर्टेक्स से ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल है 67.5, 67.5। हाँ जी, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 67.5 को डबल कर देंगे, तो ये आएगा 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13, 135 डिग्री। ये वाला कोण 135, इन दोनों का जोड़ 135 है, तीनों का जोड़ 180। तो 180 में से 135 घटाएंगे, घटाएंगे बचेगा 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल दोगे आप 45 डिग्री, और टेन थीटा पूछा हुआ है, तो हम और आप मिलकर जानते हैं कि साहब टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 1 आएगा। राइट आंसर होगा 1। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एक्स, कहता है एक वर्ग है और वर्ग की भुजा एक्स है। ये कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा है एक्स, कहता है इसके बाहर एक सर्कल खींचा। वर्ग की भुजा मेरे प्यारे बच्चों एक्स, इसके बाहर सर्कल खींचा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर वर्ग की भुजा दे रखी है तो सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये रहती है वर्ग की भुजा बटे में √2। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी इसके अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाई है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज भी बनाई है। हमने इस तरह से इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज भी बनाई है, और जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा है वाई। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड वाई है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे वो रहती है सर साइड अपॉन में √3, a/√3 होती है। अब हमें रेशियो किसका चाहिए? एक्स बाई वाई का। तो एक्स यहीं रखते हैं, वाई बटे ले आते हैं, √2 पर चला जाएगा, √3 नीचे, तो √2/√3। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए मेरे भाई, सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में कह रहा है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 यूनिट। कहता है एक वर्ग है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, एंड M इज द मिड पॉइंट, और कह रहा है M इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु की लेंथ आ गई 4। लाइन CD कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो कहता है इस वाले सर्कल की रेडियस निकालिए, इस वाले सर्कल की मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालिए? रेडियस निकालिए। देखो यार, एक रामबाण चीज बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा के लिए मान लेना, जब भी सवाल में किसी सर्कल की रेडियस पूछे और वो किसी फिगर के अंदर पूरी तरह सर्कम इंस्क्राइब नहीं हो रखा हो, देखिए अगर वो ऐसे होता, यानी इसके अंदर पूरी तरह सेट होता, सारी साइड टच करता उसकी, तब तो अपने को दिक्कत ही नहीं होती। आप कहते हैं हाँ सर सारी साइड टच करता, आराम से रेडियस निकल देती। अब बीमारी ये है कि ना तो ये सर्कल इस वाली क्वाड्रिलेटरल को, इस वाली क्वाड्रिलेटरल के सारी भुजाओं को टच कर रहा है, 3 को तो कर रहा है, 1 2 3, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपने आंख बंद करके
इसको किसी ट्रायंगल के अंदर डालना है और ऐसी ट्रायंगल में डालना जिसकी तीनों साइडें टच करें। अब यहां देखूं तो इस भुजा को भी कर रहा है, इस भुजा को भी कर रहा है, इस भुजा, तीन भुजाएं टच हो रही हैं। तो कुल मिला के कोशिश करके इस साइड को एक्सटेंड कर दो। और ऐसे ही मेरे बच्चे में इस वाली साइड को कर देता हूं एक्सटेंड। अब अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो अब मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल की, इस वाली त्रिभुज की। इसका नाम मैं रख लेता हूं टी, और मैं यहां ये ट्रायंगल बना देता हूं भाई, ये ट्रायंगल बना लेता हूं जिसके अंदर मैंने सर्कल डाल दिया है। ये साइड है 8। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 8। तो ये लाइन इसके पैरेलल भी है और इसकी आधी भी है, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट है, तो ये 8 है, तो बाबू ये लेंथ भी 8 ही होगी। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 और 8 16। अब मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ 8 है, ये 16 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे या रेशियो निकालेंगे। 1 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1 2 है, तो ये रेशियो आएगा √5। भाई अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड 1 है मेरे बच्चे, ये 2 है, तो ये कितना आएगा? √5 आएगा। जबकि ये 1 नहीं 8 दे रखी है, तो ये 8 √5 आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8 √5। आपने कहा जी यहां तक की बात समझ गए। अब बताओ साहब, अब आगे। अब मेरे बच्चों हमें चाहिए इसकी इन सर्कल की रेडियस। तो इन सर्कल की रेडियस का क्या सूत्र लिखवा रखा है सर? वो रहता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे 2। बिल्कुल ठीक है सर। तो 16 और 8 24, 24 माइनस 8 √5 बटे 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 12 माइनस 4 √5। यह आ जाएगी इन सर्कल की रेडियस 12 माइनस 4 √5। 12 माइनस 4 √5 फार्मूला याद है कि नहीं है? इन सर्कल की रेडियस का परपेंडिकुलर प्लस बेस एंड माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भैया ये कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर जो बनी हुई है, कह रहा है ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 4 है, मान ली बात। अब अगली लाइन में कह रहा है बीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, पी भुजा एडी पर एक बिंदु, कहीं पर भी हो सकता है बिंदु, कहीं पर भी होगा ये वाला बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को फोकस करना जो मैं कईयों बार समझा चुका हूं। अगर यहां एरिया की बात हो रही होती ना, तो चाहे यहां बनता, यहां बनता, कहीं पे भी बनता मेरे प्यारे बच्चों, तो जो इसका एरिया है ना, वो हर जगह ही बराबर होता है इन ट्रायंगल का, और पूरे स्क्वायर का आधा होता है। लेकिन उसने हमसे पूछा इन दोनों लाइनों की लेंथ, जो ये मैं घुमा रहा हूं ना, इन दोनों लाइनों की लेंथ पूछ रहा है, इन दोनों लाइनों की लेंथ पूछ रहा है किस जगह मिनिमम होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, मैं इसे यहां लाऊंगा तो ये मिनिमम होगी? आप कहेंगे नहीं होगी सर, डायगोनल आ गया पूरा का पूरा, जमा साइड की लेंथ आ गई, समझ रहे हो? यहां लाऊंगा मिनिमम होगी नहीं। जब मेरे प्यारे बच्चों इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पे लेके टेकेंगे ना, मिड पॉइंट पे लेके टेकते हैं इसको, उस केस में इसकी लेंथ मिनिमम निकल के आती दोनों की। जिन भाइयों को 1% भी दिक्कत है इस बात को समझने में, और वो ये सोचते हैं कि सर, कुछ नहीं सोचते सर, अगर वो सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ना हो, मान लेते हैं इस लाइन को यहां रख लेते हैं, तो इस लेंथ को 1 ले लो, इसको 3 ले लो, तो आप देखेंगे ये 3, ये 4, ये 5 आ गई, ये 1, ये 4, तो ये √17 आ गई, वैल्यू बड़ी होती जाएगी, है ना? अगर हमें इसे मिनिमम रखना है तो एक ही जगह संभव है और वो यहीं पे। तो बेटा ये 4 है तो ये 2 होगी, तो ये 4, ये 2, तो ये आ जाएगा कितना? 2 √5। ये लेंथ 2 √5 आएगी। सेम ये 2 है, ये 4 है, तो ये भी 2 √5 जोड़ोगे तो ये आएगी 4 √5। तो सबसे मिनिमम लेंथ जो होगी इसकी वो 4 √5 ही होगी, इसके अलावा और कोई इससे मिनिमम नहीं होगी। देखिए यार, कह रहा है आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है 60 60। अगर पेरीमीटर 60 है मेरे बच्चे, तो ये बताओ वर्ग, वर्ग की भुजा कितनी होगी? 4 से भाग देंगे तो हर एक भुजा की लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 15 का वर्ग 225। पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, बिल्कुल ठीक मान लिया। अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा इतना। अब कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अंतर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको याद होगा मैंने ये चीज भी बताई थी कि भाई अगर वर्ग का परिमाप और किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर, अगर दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, दोनों का परिमाप बराबर है, तो एरिया जो होगा ना, एरिया वाइज हमेशा ही इसका एरिया बड़ा होगा और इसका एरिया छोटा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा। तो यहां उसने कहा कि भाई इनका पेरीमीटर सेम है, तो हमने वर्ग की भुजा निकाल दी 15, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 225। अब वर्ग और आयत में क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका होगा? वर्ग का होगा। और कितना बड़ा है? 25, तो 25 इसमें से हटा देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया कितना निकल के आ जाएगा? 200। अब रेक्टेंगल का एरिया 200 यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 200, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है साहब? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये रखा है 60 के बराबर, तो 2 से काटोगे 30। तो ऐसी दो वैल्यू ढूंढो जिनका जोड़ तो हो 30 और गुना करें तो आए 200। तो ऑप्शन से तुरंत दिखाई देगी 10 और 20। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। कह रहा भाई एक आयत और एक वर्ग दोनों
दोनों का जो एरिया है वो आपस में बराबर है, ऐसा मैंने सवाल कह रहा है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो रेक्टेंगल की साइड होगी 5, लेंथ होगी 5, तो इसका एरिया कितना है 16, तो इसका एरिया होगा 5 गुना ब्रेड्थ बी। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में पूछ रहा है कि भाई बी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, तो सर बी की वैल्यू आएगी 16/5, तो ये आएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आई 3.2। तो वो ये कह रहा है कि जो ब्रेड्थ है वो स्क्वायर की साइड से कितनी कम है, तो 0.8 कम है। किससे भाई, स्क्वायर से, तो 0.8 कम है स्क्वायर की साइड से, तो 100 पे कितना, तो 8 5 40, तो आंसर आएगा 20%। 20% वर्ग की भुजा से ये कम है। हाँ जी, या एक चीज और आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई वर्ग जो होता है उसका एरिया भी साइड इंटू साइड ही समझो, और आयत जो होती है उसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ समझो। अब सवाल में कह रहा है कि लेंथ जो है वो 25% बड़ी है, यानी ये 4 है तो ये कितनी है, 5 है। स्क्वायर की साइड 4 है तो ये 5 है। अब कह रहा है ये बताओ यार ईमानदारी से कि भाई दोनों का एरिया बराबर आना चाहिए, दोनों का एरिया बराबर आना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि भाई दोनों का एरिया बराबर है। अगर दोनों का एरिया बराबर लाना है और अगर लेंथ 25% ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट दोनों का इक्वल लेके आना है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइड अगर 4 से 5 हुई है तो इसी हिसाब से देखें तो एरिया भी 4 से 5 हो जाएगा। मैं एक ही साइड मान के चलूं, मुझे करना वापसी 4 है तो कितनी कमी, एक की कमी 5 पे, तो 100 पे कितना। अदरवाइज आप अपना डिटेल से इस चीज को समझ के चलिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे आपको इसी से।